नमस्कार दोस्तों, यह है एन की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। इसमें पढ़ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पाठ पढ़ दिए हैं। पहला पाठ रह रहा है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से और आराम से जितने भी जहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। तो पढ़ते हुए चले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। क्वेश्चन आएंगे कथन कारण वाले कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है क्या या नहीं है। यहाँ पर कथन कारण सत्य है या नहीं है। कै की व्याख्या कर रहा है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, परिचय। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक, अब ये बता रहा है कि हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे और ये इनका हम ज्ञान हासिल करेंगे। ठीक है ना, ये बता रहा है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तम परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है। कौन सी चीज़ें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे श्रेष्ठ होती है। क्या लोकतांत्रिक की व्यवस्था में सर्वाधिक विकास होता है। लोकतांत्रिक शासन के अलावा और पद्धति नहीं है। यहाँ पर जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्या वो विकसित, यहाँ पर उनमें शासन व्यवस्था बढ़िया नहीं है। सही बात है। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है। ठीक है। लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। परिभाषा की जरूरत क्यों। परिभाषा की जरूरत क्यों। लोकतंत्र क्या है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोहे ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी बोल रही है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। लिंगदेव मोड़, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले उनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है। परिभाषा की जरूरत ही क्यों है। सही बात है। लिंग दो है मॉडम, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। आई बात समझ में। जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने
जैसी स्थिति और समय बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। रेवियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे, हम सभी इसे लोग मानते भी। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। लिंक दो। मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, जब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है। ये बात तो सही है, यह सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलंदा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है। यूनानी, लैटिन, फ्रांसीसी, लातिन। यूनानी से डेमोस का अर्थ होता है लोग, ठीक है ना। डेमोक्रेसी जिसमें डेमोस किससे बना है, यूनानी में, है ना। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र करते हैं लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अब वो दे देगा, वो ये लाइन उठा के दे देगा, डेमोस, है ना। डेमोस खालिस्तान का अर्थ है लोग, ठीक। क्रेसिया का अर्थ शासन। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है। लिंक दो मैडम। इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। ये भी बात सही है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणना को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इस अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी।
मेरी मेरी का कथन है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। लिंक 2 मैडम, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक परतंत्र हावी रहता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोक परतंत्र हावी रहता है, बात तो कुछ कुछ सही है, खुद करें और खुद सीखें। आइए लिंक 2 मैडम की बात को गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखाया? एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए हैं। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पीनो से चीले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात एक मिनट दोबारा से ले। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है ना, लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पी नो से यानी चीले जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाही लोगों द्वारा शासन नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सभी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। ये भी बात सही है भाई, हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। रिपी यंग स्कूल से घर गई। उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी उन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी है। लोकतंत्र पर हर व्यक्ति को अपना
लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब है अपनी तानाशाह का चुनाव करना, पर उनके मुँह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। लोकतंत्र का शासन ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से भी दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। कहाँ पहुँचे क्या समझे। डेमोक्रेसी इसमें सेना है ये, ठीक है ना। कार्टून भूजें। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है? इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है? फौज डेमोक्रेसी बना रही है भाई, इस वजह से। लोकतंत्र की विशेषताएं, इससे पहले कुछ रहा थोड़ी है। ठीक, आगे चलते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक अवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना जरूरी? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका
और खुद का देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। किसके माध्यम से? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, इससे जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। 1 मिनट। 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, संविधान को ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, है ना, चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, राष्ट्रीय और प्रांतीय, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है और वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ठीक है ना। न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। आई समझ में? इतनी चर्चा के बाद अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी। यह कार्टून लातिन अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए कि जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? पाकिस्तान पे बैठता है भाई फिट, क्योंकि सेना ने कब्जा कर लिया था ना, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों के पास थी। जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी, अंदर नहीं आ सकती। सीरिया की बात है।
न्याय की देवी से कहा जा रहा है डेमोक्रेसी से कि जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी अंदर नहीं आ सकती। सीरिया। कार्टून बुझे। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक वाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों के बने ताज का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी। बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति यानी कुछ पार्टियों को। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक वाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? कार्टून से बहुत कुछ चीज़ समझ में आ जाती है भाई। अब है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगुओ रैम मिन दाई बियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। आ सकता है भाई ये कि ये बताइए चीन की संसद को क्या कहते हैं? चीन की संसद को क्या कहते हैं? कुवांगुओ रैम मिन दाई बियाओ दाहुई। कुवांगुओ रैम मिन दाई बियाओ दाहुई। ये मुश्किल आएगा। राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। कब? 5 वर्ष होता है। बताइए चीन में कितने वर्ष बाद चुनाव होते हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। चीन की संसद को कुआंगुओ रेममिन दाई बियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों भाई मंजूरी लेनी होती है? 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6, वो तो चीन का उदाहरण था, है ना। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। भाई दोबारा देख लो ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
बात समझ में भी आनी चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है, इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सन 2002 और 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। कम्युनिस्ट पार्टी किससे परमिशन लेनी पड़ती है? कम्युनिस्ट पार्टी से सभी उम्मीदवारों को, यानी कि तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगला उदाहरण आ रहा है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। मेक्सिको की बात पढ़ रहे हैं अपन। जब मेक्सिको रूस की राजधानी तो मॉस्को है। मेक्सिको शायद अमेरिका की बात है ना। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं है। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। 2002 तक विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण नहीं, कैसे मान सकते हैं? ये तो गलत है। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्या है। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, और परमिशन लेनी पड़ती है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? फिर अगला आ रहा है। मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ कुछ चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, वहाँ हुए चुनाव। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषताएं गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ठीक है ना। अब ये अगली परिभाषा है। अब इतने निष्कर्ष के बाद अपन ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल।
जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? बात तो बड़ी बोली है भाई। हैं, आगे देख लेते हैं। ये तो पढ़ लिया अपन ने, डेमोक्रेसी। कुछ भी पूछ सकता है वो। चीन में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। मैक्सिमम चुनाव कब लड़े जाते हैं? 6 वर्ष बाद, राष्ट्रपति चुनने के लिए। हर चुनाव में PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसके बाद में इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। एक व्यक्ति एक वोट, है ना, ये पढ़ना है अब अपन को, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। यह कार्टून लातीनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है? राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है? क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है? यानी पैसे से बना है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है? क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है? नहीं, ये तो पढ़ लिया। अब ये पढ़ना है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है भाई। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 तक। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। फिजी की चुनाव प्रणाली वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी वोट का मूल्य ज़्यादा है। लोकतांत्रिक राजनीति समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। आई बात समझ में? 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। वो भी क्या दिन थे जब मैं भी एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था, यही मुझे पसंद था। मतलब ये सोच रहा है। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। तानाशाह है। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। कानून का राज और अधिकारों का
अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक के गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अल्पसंख्यक 1980 में। इसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। सुनो मेरी बात किसकी कर रहा है? कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे की 1980 वहाँ किनका शासन था? अल्पसंख्यक गोरे। जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। उनकी सभा में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को आंदोलनों और गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। ये तो कुछ अपने देश में भी है भाई, टेलीविज़न और रेडियो पर। सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। ये बात सही है भाई, लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक एक मिनट सुन मेरी बात भाई। देख, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, ठीक है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। जनादेश पाना क्या है? ज़रूरत है भाई। जनादेश मिलेगा तभी तो वो अगली बार सरकार में आएंगे। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोभ ले बैठता है भाई राजनीति का। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने की और अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। एक मिनट। कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए।
इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। ठीक है ना। कानून के सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद में अपना निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, तभी वह लोकतांत्रिक सरकार है। यह नहीं है कि भाई चल वो बहुमत में आ गई, उनकी सरकार है तो वो जचे जो करेगी, ठीक है ना, और के अधिकारों का हनन करेगी। ठीक, परिभाषाओं का सारांश। कानून बूझें। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। अब कुछ भी किया हो लेकिन चीन भाई विकसित है, ठीक है ना, चीन विकसित देश है। इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठकों को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाती है। यह घटना क्या थी उसके बारे में अन्य बोरे छुटाओ। चीन विकसित देश कैसे है? ये बालक खड़ा है। याहू, गूगल, जिम्बाब्वे की बात क्यों करें? मैं तो अपने देश में भी इसी तरह की घटनाओं की खबर अखबारों में पढ़ते रहती हूँ। हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? ये सही है। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। यह कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहते हैं? इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आप पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। आगे चलते हैं। परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा से बात शुरू की थी, ठीक है। परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। सही है। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के
दायरे को मानते हुए काम करती है। ठीक है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। अब आ रहा है ना, लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण और विशेषताएं। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। ठीक है। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण और विशेषताएं। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण और विशेषताएं। नहीं, बात तो सही है, लेकिन करना क्या है, ये सम्मिलित करना है अपन को। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। उनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। जब देखें उदाहरण और विशेषताएं बतानी है अपन को, ये सम्मिलित करना है। भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। किसने की? भूटान के नरेश ने। उदाहरण और विशेषताएं सम्मिलित करना है अपन को, ठीक है ना। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। जब कानून का शासन नहीं है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये भी नहीं है। चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, ये है ये, ठीक है ना। ये लास्ट ही लास्ट का है, छोटा कर ले, ये है ये, ठीक है। इसके बाद में भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, यानी कि कानून का शासन, कानून का शासन में आ सकता है ना भाई। चल ठीक, मान लिया है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों, रैलियों पर रोक लगा दी। तो नरेश की बात आ रही है ना। जब इसमें आएगा कौन सा, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, ये आ सकता है शायद। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। जब ये है कौन सा, कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, कानून का शासन में आ सकता है यार ये, कानून का शासन। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे, सरकार न रहे। पता नहीं यार,
किसी पार्टी की सरकार ने रहे, ये गलत है, इसमें अपन सही सुमिलित नहीं कर पा रहे हैं भाई। जब भारत का को तो कर सकते हैं इसको तो, है ना, असंवैधानिक ठहराया। तो असंवैधानिक का मतलब है अधिकारों का सम्मान नहीं, इसको अपन इसमें कर सकते हैं, है ना। और नेपाल नरेश की बात है, रोक लगा दी, तो ये इसमें आ जाएगा, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। पता नहीं यार, मामला गोल मोल हो रहा है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, और क्या है। देख, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। बात आ रही है भूटान नरेश की, भूटान नरेश की बात आ रही है। तो कानून का शासन, कानून का शासन नहीं है, दी गई सलाह पर काम करेंगे, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। ये कानून का अधिकार, जब ये एक का एक ही है, ये नहीं है कि एक के दो ऑप्शन है। कानून का शासन कर सकते हैं अपन, है ना। चलिए, इसमें ये हो गया अपना, ये हो गया है, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। पता नहीं भाई, देख लेना। लोकतंत्र क्यों, ठीक, लोकतंत्र क्यों। मैडम लिंगदोई की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों ने पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्री शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्री गुणों पर चर्चा, योलांदा बोल रही है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तांग कीनी। लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? बात तो सही है जैनी। हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। बात तो ये भी सही है जैनी की। अपने चुनावों में 30,000 करोड़ का खर्च हो जाता है 5 साल में। अगर 30,000 करोड़ को अगर सही जगह काम में लिया जाए ना, तो बहुत कुछ होता जाए। जैसे कि 650 करोड़ का चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है अभी 2023 में। 650 करोड़ का, आई बात समझ में। अगर 30,000 करोड़ को से तुलना किया जाए तो कितने चंद्रयान अभियान भेजे जा सकते हैं? जेनी, हाँ, ये गलत रास्ता ही है। रिवियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? लोकतंत्र के कारण गरीबी है, ये लोकतंत्र के कारण गरीबी है, ये तो नहीं है भाई। लोकतंत्र, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र के कारण भी गरीबी हो। ये हो सकता है लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी क्यों है, और अधिक कानून नियम बनाने चाहिए। जैनी, जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है?
पाइमोन। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेज हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? पता नहीं, पर मुझे लगता है देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इससे बदतर भी स्थिति तो हो सकती है भाई। ठीक है। रोज़ पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है भाई, इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। सीरिया, इराक, ईरान वगैरह में यही सिस्टम है, कोई पीछे से चला है, इसी को तानाशाही कहते हैं। 2, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज़ मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये हो सकता है, लेकिन गारंटी क्या है? 2, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। शानदार कथन है। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ, वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता है सिर्फ यह है कि हमें अनेक उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदोए इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, ये देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाए, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? नहीं, नहीं कर सकते। क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? नहीं, अच्छा तर्क नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। इससे पहले कुछ रहा है क्या? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है ना। मैं लिंगदो मैडम की कक्षा में बैठना चाहती हूँ, यही सही अर्थों में लोकतांत्रिक कक्षा लगती है, ठीक है ना? अब पढ़ते हैं खिलाफ तर्क, है ना, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। नैतिकता की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? ये लोकतंत्र को दोबारा रखा है तानाशाह ने।
बीच रखा है, लोकतंत्र की हत्या कर रखी है ये। ठीक है, इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र हमारे देश में यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। लोकतंत्र ने हमारे देश में यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। एक मिनट। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। सही है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958-61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। 58 और 61 के मैदान है। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अच्छा, अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। ये बात तो सत्य है भाई। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। ये बात तो सही है भाई। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। उन पर कोई दबाव नहीं है भाई। और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। पर लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। पर लोकतंत्र में ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। सही बात है भाई। अगर तानाशाही आ जाएंगे तो दुनिया भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है तो मर, उनको क्या फ़र्क है। कोई विरोध करने वाला नहीं, जिसने विरोध करा उसको जेल में डाल दिया,
जिसने विपक्ष में लिखा तो उनको बंद करवा दिया, खिलाफ लिखा तो उनके प्रति कार्रवाई कर दी। ठीक, फिर कौन बोलेगा? जो कोई भूखा मर रहा है, प्यास से मर रहा है तो मर रहा है तो मर रहा है। तानाशाही में यही होता है भाई। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों को बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इससे जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इससे जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को, सुन मेरी बात, ये बात सही आ रही है ना? अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा। ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। ठीक है ना? कोई स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देशों को लोकतंत्र की एकजुट सही बात है भाई, लोकतंत्र एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। यहाँ से दोबारा ले लें। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के, समझ में नहीं आ रही है बात यार, दोबारा ले लें। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। ठीक है भाई। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है।
लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होकर खुद अपने शासक है। अगर वे गलतियाँ करते हैं तभी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। आई बात समझ में? लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समय अपना फैसला बदलें या शासक समूह को बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चलें अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ सुन मेरी बात क्या बोल रहा है। लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है, और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। आई बात समझ में? हम मतदाता बहुत नाराज हैं। हम अब और सहन नहीं करेंगे। हमारा धन हड़प लिया है। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं। लिबरल, उन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। जो उनको होने वाले चुनाव हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है। यह कार्टून कनाडा के 2004 के संसदीय चुनावों को ठीक पहले प्रकाशित हुआ। इस कार्टून के समय सभी लोगों को मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजा आया तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है, ये लोकतंत्र के पक्ष में। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं। अब सहन नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार में हमारा विश्वास तोड़ दिया। जनता की बात है, हमारा धन हड़प लिया है। यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। जनता की पावर है। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। इसमें बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ सहयोग से वो होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह के फैसले किए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। इन दोनों विचारों में से आपकी सहमति किसकी तरफ है और क्यों? दोबारा पढ़ते हैं। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। इसमें बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। बात तो सही है, पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ सहयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है।
इन दोनों विचारों में से आपकी सहमति किसकी तरफ है और क्यों? इसकी है लोकतंत्र के पक्ष में ही है, ठीक है ना, क्योंकि पेचीदा नीति होती है डिसीजन लेने की। यह नहीं कि भाई चल डिसीजन आ गया, चलो तानाशाह किस नहीं, चल भाई कर दिया हमला, ऐसे नहीं है। विधेयक पारित लाना होता है, तब युद्ध किया जाता है। कहाँ पहुँचे क्या समझे? लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले जो कुछ रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक। अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो क्या हुआ होता? क्या ऐसी स्थिति में हम एक राष्ट्र बने रह सकते थे? राष्ट्र तो नहीं बने रहते भाई, जाने कितने देश बन जाते भारत में भी। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यह कार्टून ब्राज़ील का है जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। इसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। इस कार्टून में किस छुपे पहलू को उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे यह जरूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनोशे, पोलैंड के जारूलेस्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फर्डिनांड मार्कोस के बारे में ऐसी जानकारी इकट्ठी करें। कहाँ का है? ब्राज़ील का है। तानाशाही का छुपा पक्ष। अब वो ये पूछ सकता है नाइजीरिया में, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लोकतंत्र के बारे में क्वेश्चन आएगा, कथन व कारण से संबंधित। फिर आगे चलते हैं ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। अब है लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ। पाठ देखते हैं कितना बड़ा है। हो गया और क्या? लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र है, ठीक है ना। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता।
अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक समय लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। प्रसिद्ध कार्टून आर के लक्ष्मण का यह शातिर कार्टून देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोते हैं? कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। कई बार लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। आपसी सहमति से फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ठीक है। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का, यानी कि विचार विमर्श के साथ और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इन्हें पाने का प्रयास। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और ये बात तो सही है भाई, आजकल भूखा कोई नहीं है।
ठीक है ना, न ही कोई भूखा मरता है। और गरीबी देखें तो पहले भी बहुत कम गरीबी हुई है। उद्योग धंधे या फिर कामकाज काफ़ी है, ठीक है ना, जिससे कोई हट्टा कट्टा है यहाँ पर है जो कुछ भी गुजारा करके कर सकता है, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो। और सरकार ने काफ़ी योजना चला रखी है, ठीक। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। यहाँ से दोबारा से ले लें, दोबारा बहुत पढ़ा यार अपन ने, नहीं इतना टाइम नहीं लगता इस पार्ट में। देख, टाइम की बात नहीं है, बात आनी चाहिए समझ में, आई समझ में, और समझ पे आधारित ही क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं आएंगे कि भाई चल बताइए भारत का संविधान कब बना या फिर कब लागू किया गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे लेकिन इनका औसत रहेगा कम, ठीक। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने, उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इस बारे में अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। लेकिन अब समुदाय छोटा हो तब भी लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हम लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। आई बात समझ में? हर नागरिक का योगदान है भाई।
नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब, यदि लोकतंत्र की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या है? भारत में गरीबी का कारण अपन यहाँ के नागरिकों को मान सकते हैं? ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद करें, खुद सीखें। अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं। फिर यह पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है। अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्याओं का पता लगाएं। फिर यह पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसला करना संभव नहीं। भाई संभव नहीं है। ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या आ जाए और वो डिसीजन दे सके। डिसीजन कैसे दे सकता है अगर हर वोट का हर एक का महत्व है? तो हर एक अपनी अपनी बात कहेगा, तो फिर उन सभी बातों को कौन अमली जामा पहनाएगा? ठीक है, ये पार्ट हो चुका है। जो कुछ रहा है उसको देख लेते हैं ना। मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती। यह कैसा लोकतंत्र है? ठीक, अब क्वेश्चन आंसर है। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचना है। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? उनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देश के जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, पक्का नहीं, धर्म नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये अलोकतांत्रिक है। हटा क्या है? एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीती आ रही है। यार इसको अपन लोकतांत्रिक कह सकते हैं। भाई आ सकती है, 20 साल से जीती आ सकती है। पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुँह देखना पड़ा। लोकतांत्रिक, ये पक्का नहीं कह सकते इसमें खेमा है ना। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, यह लोकतांत्रिक है। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें।
संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। ये लोकतांत्रिक है। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। चल लोकतांत्रिक मान सकते हैं ना, क्योंकि न्यायपालिका संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है, संविधान से संबंधित है। न्यायपालिका खुद की नहीं चला सकती। न्यायपाल संविधान की रक्षा करने वाला है। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। ये लोग पक्का नहीं है ना, लोकतांत्रिक तो नहीं है ये, लोकतांत्रिक नहीं है ये। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। अलोकतांत्रिक। कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। सही है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये नहीं कह सकते अपन, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक है तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार। कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक है तो कुछ अलोकतांत्रिक। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा? आजकल वो वाले क्वेश्चन कम आते हैं, फैक्ट वाले। एनसीईआरटी से समझ पे आधारित वाले जाले को ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर कथन में इन चीज़ों की अलग अलग करके लिखें। आने को फैक्ट वाली बातें तो जैसे कि भाई माना अपन ने 50 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस वगैरह केंद्रवाड़ी भर्ती की। तो उसमें से 30 या 35 क्वेश्चन समझ पे आधारित आएंगे, कथन कारण वाले कि ये व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, निम्न में कौन से कथन सत्य है, यहाँ पर कौन सा सत्य है ना। ऐसे आएंगे 35 और 15 या 20-25 फैक्ट वाले आएंगे। ठीक, कोई सी भी भर्ती हो इस तरह के अनुसार से आते हैं। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिसमें विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। लोकतांत्रिक है ना। चुनाव आयोग ने, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिसमें विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। लोकतांत्रिक मान सकते हैं। चल, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने मतदान में गड़बड़ की गई। लोकतांत्रिक। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा, इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग। ये सब, ये दोनों है ना, ये लोकतांत्रिक है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम WTO के जो नियम है उनके अनुसार ही अपने नियम बनाएं। भाई बात समझ, हम कोई इसके दाब तोड़े नहीं है। तय नियम की पुष्टि हो सके, भाई बात समझ में। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। सही है। लोकतंत्र में अकाल और भूखमर की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? विपक्षी दल भूखों और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। सही बात है। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। सही है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। सही है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है।
लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में अकाल और भूखमंड की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। कौन सा कारण सही नहीं है ना? जब ये सही है, ये भी सही है ना? सरकार अगले चुनाव में ये भी सही है। लोगों को कोई भी तर्क माने उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। ये है ना, 3 सही है, लेकिन ये गैप पे डाउट है, पता नहीं, या फिर ये चारों ही सत्य हो सकते हैं। किसी जिले में 40 ऐसे गाँव हैं जहाँ सरकार ने पेयजल उपलब्ध दोबारा से किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? लोकतांत्रिक नहीं है। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, चल ठीक है, लोकतांत्रिक है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये लोकतांत्रिक नहीं है। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ये कर सकते हैं, लोकतांत्रिक है। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्कों का जवाब दीजिए। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही इनकी संख्या कम क्यों न हो। अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्मगुरुओं की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्मगुरुओं का शासन होना चाहिए। इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जब माँ बाप तय कर देते हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, ये भी लोकतांत्रिक नहीं है। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए, ये हो सकता है। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं, लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक है। देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है, ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। नहीं, लोकतंत्र नहीं कह सकते भाई, अपन अपने खर्चों में कमी करेगी। लोग 7 से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं, इसको लोकतंत्र, भाई बात तो सही है, ज़्यादा भाषा बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वही जैसे कि साउथ में हिंदी को नहीं जानते, तो उन पे हिंदी थोपना गलत है ना, और हिंदी थोपना गलत है तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, तो ये सही है। ये लोकतांत्रिक नहीं है।
सरकार नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तार करना ये कोई लोकतांत्रिक नहीं है। देश के रेडियो टेलीविज़न चैनल सरकारी सरकार नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। ये लोकतांत्रिक नहीं है। अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी। इन समूहों की सरकारों के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी। बात समझ में नहीं आई। अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार ने फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। ठीक, ये लोकतांत्रिक। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों को प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। ये लोकतांत्रिक नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं लग रही है लोकतांत्रिक। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनीति अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचना को आधार बनाकर भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखिए। अधिकांश अखबारों में एक संपादकीय पृष्ठ होता है। इस पन्ने पर अखबार समकालीन घटनाओं पर अपनी राय प्रकाशित करता है। अखबार दूसरे बुद्धिजीवियों और लेखकों के लेख और विचारों को छापता है। इसी पन्ने पर पाठकों की राय और टिप्पणियाँ भी पत्रों के रूप में छपती है। किसी अखबार को एक महीने तक पढ़ें और उसके उन संपादकीय टिप्पणियों, लेखों, पाठकों के पत्रों को काट कर जमा करें जिनका रिश्ता लोकतंत्र से है। उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांट कर रखो। लोकतंत्र का संवैधानिक और कानूनी पहलू, नागरिक अधिकार, चुनावी पार्टियों की राजनीति, लोकतंत्र की आलोचना। ये पार्ट था भाई, है ना। दोबारा देख लेते हैं मेन पॉइंटों को। शानदार पार्ट था। क्वेश्चन आएगा 101%। लगता तो ऐसे है कि सब आता है, लेकिन इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के दे सकता है वो। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है।
लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। लोकतंत्र क्यों। परिभाषाओं का सारांश। परिभाषाओं का सारांश। परिभाषाओं का सारांश। कानून, राज और अधिकारों का आदर। अधिकारों का आदर। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। सीरिया। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। लोकतंत्र की विशेषताएं। एक सरल परिभाषा। परिभाषा की जरूरत क्यों। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्यों। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।